हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एम ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। आइए हम चैप्टर 10.1 पढ़ चुके हैं। 10.2 के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद चलते हैं आगे के सवालों में। वे सबसे पहले पढ़ना वो होता है हमारा त्रिभुज का योग नियम। ये जो होगा वो होगा त्रिभुज का योग नियम। त्रिभुज का योग नियम क्या है? त्रिभुज के योग नियम में यदि हमारे पास ये है और यदि ये वेक्टर ए है, ये दूरी ए बी लिख दी गई। अब यहाँ से ये जा रहा है, ये हमारे पास ये वेक्टर बी है, ये बिंदु सी लिख दिया गया। तीसरा हमारे पास ये यदि ऐसा जा रहा है, इन दोनों के जो शीर्ष हैं वो एक बिंदु पे मिल रहे हैं, इसीलिए ये जो होगा इसे हम परिणामी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? परिणामी। यहाँ से हमारा निकल जाएगा परिणामी आर बराबर, परिणामी आर बराबर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये तो त्रिभुज के योग का नियम होता है, ये समकोण की स्थिति नहीं होती है। अब यदि इसी प्रकार हम ये कह लें कि यदि हमारे पास एक ए और ये है बी, जहां हमारे पास वेक्टर ए है, एक दूसरी रेखा हमने खींच दी, एक दूसरी रेखा हमने खींच दी जो ये है वेक्टर बी, इसको कहते हैं वेक्टर बी। यदि इसे वेक्टर बी कह दिया, अब यदि हम ए बी के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं, ए बी के समांतर एक रेखा खींच लिया। अब ए बी के समांतर एक रेखा खींच लिया तो अगर ये वेक्टर ए बी के समांतर खींचा गया, ये ए बी के समांतर खींचा गया, और अब एक रेखा खींच लेते हैं ए सी के समांतर। जब ए सी के समांतर रेखा खींचेंगे तो ये यहाँ के मिलेगी। अगर ये ए बी बराबर वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए होगा, और यदि डी बी बराबर सी ए के है, डी बी बराबर सी ए के है, और अगर ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी होगा। इनका जो परिणामी होता है, इनका जो परिणामी होता है, ये परिणामी होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इनका परिणामी होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इसे समचतुर्भुज के योग का नियम कहते हैं, इसे त्रिभुज के योग का नियम कहते हैं। आइए आगे बात करते हैं। आगे अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि यदि हमारे पास एक सदिश आर हो, हमारे पास एक सदिश है, एक सदिश यदि सदिश आर दिया है, यदि सदिश आर दिया है तो आर बराबर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यदि आप हमारे पास एक सदिश आर है, आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखा हुआ है। यहाँ करते क्या है, यदि हमें आर सदिश की लंबाई ज्ञात करनी, आर सदिश की लंबाई ज्ञात करनी हो, तो अगर हम लंबाई ज्ञात करते हैं आर सदिश की, तो लंबाई होगी, ये होगा वेक्टर आर सदिश आर बराबर, यहाँ से हम लिख लेते हैं, यहाँ हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ से हमें इस सदिश की लंबाई पता चल जाती है, यहाँ से हमें इस सदिश की लंबाई पता चल जाती है। यदि हमारे पास दो वेक्टर हो, हमारे पास दो सदिश हैं, यदि हमारे पास दो सदिश हैं, यदि a बराबर लिखा हुआ है a1i प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप लिखा हुआ है, और b बराबर लिखा हुआ हमारे पास b1i कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप लिखा हुआ। यदि हमारे पास a बराबर a1 i कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप हो, और b बराबर b1 i कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप लिखा हो, तो इन सदिशों में इन दोनों सदिशों का जो योग होगा वो वेक्टर a प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब इनका जब योग करेंगे तो हमारे पास आएगा, योग करेंगे, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, योग करेंगे तो ये आ जाएगा a1 प्लस b1i प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा a2 प्लस b2 जे प्लस
यहाँ आ जाएगा A3 प्लस B3 के। तो यदि दो सदिश हो हमारे पास, इन दोनों सदिशों का योग होता है A प्लस बी बराबर A1 प्लस B1i प्लस A2 प्लस B2j प्लस A3 प्लस B3 के। अब यदि इन सदिशों का अंतर ज्ञात करना हो, इन सदिशों का अंतर ज्ञात करना हो, तो वेक्टर A माइनस वेक्टर B बराबर वेक्टर A माइनस वेक्टर B बराबर हमारे पास होगा A1 माइनस B1 i कैप प्लस A2 माइनस B2 j कैप प्लस A3 माइनस B3 k कैप। अर्थात अगर हमें इनका अंतर ज्ञात करना है, इनका अंतर ज्ञात करने के लिए वेक्टर A माइनस वेक्टर B बराबर A1 माइनस B1 i कैप प्लस A2 माइनस B2 j कैप प्लस A3 माइनस B3 k कैप होता है। यदि हमारे पास इस तरह की स्थिति है, यदि हम इसमें किसी भी अचर के साथ गुणा कर लेते हैं, किसी भी अचर के साथ, अचर का मतलब है किसी भी अदिश के साथ जब हम गुणा करते हैं, इसमें जब हम किसी भी अदिश के साथ गुणा करते हैं तो उसके लिए हमारा जो मान आएगा उस अदिश के गुणन के लिए, उस अदिश के गुणन के लिए क्या होगा, अदिश के गुणन के लिए क्या होगा, यदि हम किसी अदिश से गुणा करते हैं, अगर हम लिख लेते हैं वेक्टर ए, वेक्टर ए का गुणा एक अदिश से कर लेते हैं लैम्डा से। यहाँ जो लैम्डा है वो अदिश है, यहाँ लैम्डा जो है वो अदिश है और जो वेक्टर ए है वो सदिश है। ये लैम्डा अदिश राशि है, वेक्टर ए क्या है, सदिश राशि है। यदि हम इनका गुणा करते हैं तो हम इन्हें लिख सकते हैं लैम्डा A1 i कैप प्लस लैम्डा A1 i कैप प्लस लैम्डा A2 j कैप प्लस लैम्डा A3 k कैप लिखा जा सकता है। यदि ये और ये दोनों आपस में बराबर हैं, यदि वेक्टर A और वेक्टर B आपस में बराबर हो, यदि वेक्टर A और वेक्टर B आपस में बराबर हो तो उसके लिए हमारे पास होता है यदि वेक्टर A बराबर हो वेक्टर B के, यदि वेक्टर A बराबर हो वेक्टर B के या सदिश A बराबर हो सदिश B के, तो सदिश A यदि सदिश B के बराबर होगा तो हम इसे लिख सकते हैं A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप बराबर B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप लिखा जा सकता है। यहाँ से जब हम इनकी तुलना करेंगे तो यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई है, इसीलिए हम लिख सकते हैं A1 बराबर B1, A1 बराबर B1। फिर जब हम तुलना करेंगे J से J का, जब J से J की तुलना करेंगे तो ये A2 बराबर आ जाएगा B2, A2 बराबर आ जाएगा B2। और जब हम फिर तुलना करेंगे K का K से तो ये हमारे पास आ जाएगा A3 बराबर B3। ये स्थिति तब के लिए है जब वेक्टर A और वेक्टर B समान होते हैं, जब वेक्टर A और वेक्टर B समान होते हैं, ऐसे स्थिति के लिए A1 बराबर B1, A2 बराबर B2 और A3 बराबर B3 ऐसी स्थिति आती है। यदि हमारे पास ये दोनों वेक्टर ही हैं, यदि हमारे पास वेक्टर A और वेक्टर B हैं, चलिए ये अगर हमारे पास वेक्टर A और वेक्टर B संरेख हैं, वेक्टर A और वेक्टर B संरेख हों, अगर वेक्टर A और वेक्टर B संरेख होता है तो वेक्टर A अगर वेक्टर B संरेख होगा तो ऐसी स्थिति के लिए होता है वेक्टर B बराबर लैम्डा वेक्टर A। अगर वेक्टर A और वेक्टर B संरेख हैं, वेक्टर A और वेक्टर B संरेख हैं तो ये होता है वेक्टर B बराबर लैम्डा इंटू वेक्टर A।
अब ये लैम्डा इंटू वेक्टर ए, लैम्डा इंटू वेक्टर ए का मान जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हम यहाँ लिख सकते हैं वेक्टर बी बराबर लैम्डा वेक्टर ए, वेक्टर बी बराबर लैम्डा वेक्टर ए। जब इसका मान लिखेंगे तो बी का मान है b1i प्लस b2j प्लस b3k कैप इज इक्वल टू, ये लैम्डा के साथ है तो लैम्डा a1i कैप प्लस लैम्डा a2j कैप प्लस लैम्डा a3k कैप, ये हमारा वेक्टर हो गया। अब करते क्या है, इनकी भी आपस में तुलना कर लेते हैं। जब इनकी आपस में तुलना करेंगे तो यहाँ भी i है और यहाँ भी i है, तो i की तुलना करेंगे तो ये होगा b1 बराबर लैम्डा a1, i की तुलना करेंगे तो b1 बराबर लैम्डा a1। जब इसकी तुलना करेंगे जे की तुलना करेंगे, जे से तुलना करेंगे तो हमारे पास आएगा b2 बराबर लैम्डा a2, और जब के की तुलना करेंगे तो हमारे पास आएगा b3 बराबर लैम्डा a3। ये तीन मान हमारे पास प्राप्त हो गए। अब इन तीनों मानों को हम लिख सकते हैं, यहां से अगर हम इसे पक्षांतर करें तो b1 बटे a1 बराबर लैम्डा, यहां से लिखेंगे ये बटे आ जाएगा तो b1 बटे a1 बराबर लैम्डा, यहां से लिखेंगे तो ये b2 बटे a2 बराबर लैम्डा हो जाएगा, और जब यहां से लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा b3 बटे a3 बराबर लैम्डा। ये तीनों एक दूसरे लैम्डा के बराबर है, ये तीनों एक दूसरे के लैम्डा के बराबर है। ये b1 बटे a1 बराबर लैम्डा, b2 बटे a2 बराबर लैम्डा और b3 बटे a3 बराबर भी लैम्डा। तो हम इसे लिख सकते हैं b1 बटे a1 बराबर b2 बटे a2 बराबर b3 बटे a3 बराबर लैम्डा। अगर ऐसी स्थिति आती है, b1 बटे a1 बराबर b2 बटे a2 बराबर b3 बटे a3 बराबर लैम्डा होता है, तो ये जो दोनों वेक्टर होंगे या दोनों सदिश होंगे, इनका जो मान होगा ये मान लैम्डा आता है यदि अनुपात बराबर आते हैं, यदि इन तीनों के अनुपात आपस में बराबर आते हैं तो ये जो रेखा होगी ये संरेख होगी, ये जो रेखाएं होंगी ये कैसी होंगी, संरेख होंगी, ये रेखाएं संरेख होती हैं। अब यदि हमारे पास एक मान हो, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं यदि सदिश वेक्टर a बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k कैप हो, यदि a बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k कैप लिखा हो तो इसमें जो ये a1 a2 और a3, a वेक्टर a बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k कैप लिखा हो तो a1 a2 और a3, a1 a2 और a3 ये द्विक अनुपात होते हैं, ये द्विक अनुपात होते हैं, ये द्विक अनुपात होते हैं, ये द्विक अनुपात होते हैं और इनकी स्थिति के लिए, ये द्विक अनुपात होते हैं और इनकी स्थिति के लिए क्या करते हैं, इनके द्विक अनुपात कहलाते हैं यदि L M N किसी के द्विक को साइन हो, यदि L M N ये यदि द्विक को साइन हो, द्विक को साइन हो, यदि L M और N, अगर हमारे पास वेक्टर A है, वेक्टर A बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k होता है, जहां पे a1 a2 a3 द्विक अनुपात होते हैं, यदि L M और N द्विक को साइन हो, यदि L M और N द्विक को साइन हो
तो हम इसे द्विक कोसाइन को क्या लिख सकते हैं, हम इसे द्विक कोसाइन को क्या लिख सकते हैं, द्विक कोसाइन बराबर होता है, द्विक कोसाइन हो तो इसके लिए हम लिख सकते हैं Li प्लस Mj प्लस Nk बराबर होता है कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के साथ ये होते हैं Li प्लस Mj प्लस Nk बराबर कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के। यदि हमें ये समीकरण दे रखा है, यदि हमें ये समीकरण दे रखा है और हमसे द्विक कोसाइन ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यदि हमें ये समीकरण दे रखा है और द्विक कोसाइन ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो द्विक कोसाइन L बराबर द्विक कोसाइन L बराबर होगा A1 बटे द्विक कोसाइन L बराबर A1 बटे मॉड ऑफ वेक्टर A। L बराबर A1 बटे, अगर हमें द्विक कोसाइन ज्ञात करना हो, तो L बराबर A1 बटे मॉड ऑफ वेक्टर B, M बराबर A2 बटे मॉड ऑफ वेक्टर B या परिणामी वेक्टर A, और N बराबर A3 बटे मॉड ऑफ वेक्टर A यानी परिणामी वेक्टर A ज्ञात कर लेते हैं। और यदि हमें कोण ज्ञात करने के लिए कह दे, तो जब हम कोण ज्ञात करेंगे, जैसे कॉस अल्फा कॉस बीटा या कॉस गामा का मान ज्ञात करना, द्विक कोसाइन के कोण ज्ञात करना, यदि हमें द्विक कोसाइन के कोण ज्ञात करने हो, तो जब द्विक कोसाइन का कोण ज्ञात करना हो तो हम इसके लिए क्या करेंगे, द्विक कोसाइन का कोण, जो द्विक कोसाइन के कोण होते हैं वो होता है अल्फा बीटा और गामा। द्विक कोसाइन का कोण जो होता है वो होता है अल्फा बीटा गामा। यदि हमें कोण ज्ञात करने के लिए कह दे तो फिर हम क्या करते हैं, हम जानते हैं होता है कॉस अल्फा बराबर L, कॉस बीटा बराबर M, और कॉस गामा बराबर N। यहां से L M N के मान रख देते हैं, यहां लिख सकते हैं कि कॉस अल्फा बराबर A1 बटे परिणामी वेक्टर A, कॉस बीटा बराबर A2 बटे परिणामी वेक्टर A, और कॉस गामा बराबर A3 बटे परिणामी वेक्टर A का मान यदि हम ज्ञात करना तो हमें द्विक कोसाइन के साथ हमें द्विक कोण का मान, यानी कोसाइन के कोण जो अल्फा बीटा गामा होते हैं, इन कोणों का मान भी पता चल जाएगा। आइए इसके बाद बात करते हैं कि खंड विभाजक दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं की कैसे निकालें। आइए बात करते हैं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कैसे ज्ञात करेंगे, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ज्ञात करने के लिए यहाँ थोड़ा सा ये देख लेते हैं, ये है हमारा और ये है, ये x होता है, ये y होता है। यदि हमारा एक बिंदु यहाँ लिखा हुआ है जिसे A कह देते हैं, और एक बिंदु यहाँ लिखा हुआ है जिसे B कह देते हैं। एक बिंदु है J, इसका निर्देशांक जो है वो है x1 y1 और z1। एक बिंदु ये है जिसका निर्देशांक है
x2 y2 और z2, ये दोनों के निर्देशांक है। अब यदि इन बिंदुओं को ज्ञात करना है, यदि इन बिंदुओं को या इनके बीच की दूरी, ये दो बिंदु दिए गए हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी हो, या अगर हमें ज्ञात करना हो इन बिंदु का परिणामी, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे बिंदु का परिणामी? क्योंकि बिंदु का परिणामी एक ही बिंदु से निकलता है, तो बिंदु का परिणामी ज्ञात करना, तो सबसे पहला काम है कि हम इससे, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, हम एक वेक्टर ले लेते हैं और इसको इधर की तरफ मिला देते हैं, और एक दूसरा वेक्टर ले लेते हैं, हम इसे इधर की तरफ मिला देते हैं। ये हमारा पॉइंट होता है जिसे हम O कहते हैं, ये हमारा बिंदु होता है जिसे हम क्या कहते हैं? O कहते हैं। अगर O कहते हैं तो त्रिभुज योग के नियम से, त्रिभुज योग के नियम से हम लिख सकते हैं OB, लिख सकते हैं OB प्लस BA, OB प्लस BA बराबर, OB प्लस BA बराबर AO या OA, यहाँ लिख लिया OB प्लस BA बराबर OA, क्योंकि हम इस दिशा में जा रहे हैं। अब यदि हमें AB का मान निकालना होगा, किसका मान निकालना होगा? AB का। जब AB का मान निकालना होगा या BA का मान निकालना होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं BA बराबर OA माइनस OB, BA बराबर OB माइनस OA। अर्थात इसका कहने का मतलब, यदि हमारे पास दो बिंदु दिए गए हों, यदि हमारे पास दो बिंदु दिए गए हैं, यदि हम BA का मान निकालेंगे, B से A का मान निकालेंगे, तो A में से B को माइनस करेंगे, A में से B को माइनस करेंगे। यदि ये स्थिति AB ना होकर के, ये स्थिति BA ना होकर के AB होती, ये स्थिति BA ना होकर के AB होती, तो फिर हम लिखते OB माइनस OA। अर्थात ये पता चल गया हमें कि यदि हमें AB निकालना होगा, तो बाद वाले परिणाम को पहले, ये परिणाम कर देते हैं, बाद वाले परिणाम को पहले और पहले वाले परिणाम को बाद में। कहने का मतलब यह है कि यदि BA निकाल रहे थे तो A पहले आ रहा था और B बाद में आएगा, यदि AB निकालेंगे तो B पहले आएगा और A बाद में आएगा। ये इतनी बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है? चलिए अब हम प्रश्न, अध्याय के प्रश्नों पे चलते हैं और अध्याय के प्रश्न को कैसे हल करना है ये देखते हैं। ये प्रश्नावली 10.2 में, 10.2 में प्रश्नावली 10.2 कह रहा है कि निम्न सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। हमारे पास सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 1 का A बराबर लिखा है, वेक्टर A बराबर I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। फिर लिखा है B बराबर 2I कैप माइनस 7J कैप माइनस 3K कैप। और C बराबर लिखा हुआ है, परिणामी वेक्टर C बराबर लिखा हुआ है 1/रूट में 3I कैप प्लस 1/रूट का 3J कैप माइनस 1/रूट का 3K कैप। आइए इस प्रश्न को देखते हैं क्या करना है। ये A बराबर है, ये B बराबर है, ये C बराबर, ये सभी अलग अलग हैं। कह रहा है इनका परिणामी निकालिए, परिमाण ज्ञात कीजिए। इन सभी का जो हमें ज्ञात करना है वो परिमाण ज्ञात करना है। तो परिमाण बराबर क्या? तो परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं? परिमाण ज्ञात करते हैं तो परिमाण बराबर होगा हमारे पास वेक्टर A, मॉड में वेक्टर A। अब मॉड में वेक्टर A का मतलब इनकी लंबाई, परिमाण का मतलब इसका अदिश मान ज्ञात करना, परिमाण का मतलब इसका अदिश मान ज्ञात करना है या लंबाई ज्ञात करनी है। A की क्या ज्ञात करनी है? लंबाई। परिमाण का मतलब हो गया लंबाई ज्ञात करनी है। लंबाई के लिए अभी आपको सूत्र बताया कि इनकी तुलना हम कर लेंगे, इनकी तुलना करेंगे। और इनकी तुलना किससे करेंगे? इनकी तुलना कर लेंगे, परिमाण ज्ञात करना, इनकी तुलना अगर हम कर लें
वेक्टर ए बराबर हमारे पास होगा कोई एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यदि इनकी तुलना करते हैं तो x बराबर आ गया 1, y बराबर भी आ गया 1 और z बराबर भी आ गया 1। अब यदि हम परिणामी वेक्टर a ज्ञात करते हैं तो परिणामी के लिए आपको सूत्र बता दिया गया था, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहां से परिणामी a जब निकालेंगे तो परिणामी a का मान कितना होगा? परिणामी a का मान कितना होगा? परिणामी a बराबर आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यह आ जाएगा परिणामी a बराबर रूट का 3। तो इसका जो परिणामी होगा, इसका परिणामी हो जाएगा रूट का 3। आइए इसको निकालते हैं b वाले को। यदि हमारे पास b बराबर इतना लिखा है तो हम b बराबर लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसा लिख लें। अब इनकी तुलना कर देते हैं। तुलना करेंगे तो x बराबर आएगा 2, y बराबर -7 और फिर z j है तो z बराबर कितना आ जाएगा? z बराबर आ जाएगा -3। अब परिणामी b का मान निकाल लेते हैं। परिणामी b का मान निकालेंगे तो हम जानते हैं b के मान के लिए भी होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ परिणामी b जब निकालेंगे तो हमारे पास कितना होगा? एक्स स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा रूट के 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो मान है वो -7 का वर्ग है, यहाँ लिखेंगे -7 का स्क्वायर प्लस z की वैल्यू है -3 का स्क्वायर। यहाँ लिख लेंगे b बराबर, यह आ जाएगा 4, 2 दूना का 4, ये होगा 7 सत्ते का 49 माइनस माइनस प्लस और ये 3 त्रिका का 9। इनको हल करेंगे तो इनके बराबर क्या लिख लेंगे? परिणामी वेक्टर b बराबर, यह आ जाएगा 9 और 9 18, 18 और 4 22 को ये आ जाएगा 2, 4 और ये आ जाएगा 2, 4 और 2 6, 9 9 18 हो गया, 18 18 और 2 20, 20 2 22, 22 को 2 बच गया, 4 और 2 6, यानी इसका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 62। मात्रक आप इसका लिख सकते हैं कि 62 मात्रक होगा। सी वाले की भी वही काम करेंगे तो सी बराबर हम थोड़ा डायरेक्ट लिख देते हैं। सी बराबर होगा परिणामी वेक्टर सी बराबर हमारे पास आ जाएगा, इसको इसी तरह तुलना कर लेंगे, लिख लेंगे तो ये आ जाएगा 1 बटे रूट के 3 का स्क्वायर प्लस 1 बटे रूट के 3 का स्क्वायर प्लस -1 बटे रूट के 3 का स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा वेक्टर सी मॉड में बराबर, ये आ जाएगा जब रूट का स्क्वायर होता है तो सिर्फ रूट खत्म होता है, उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 1 बटे का 3 धन 1 बटे का 3 धन 1 बटे का 3। तो ये परिणामी वेक्टर सी जो आएगा ये आ जाएगा, इन तीनों का लघुत्तम होगा 3 और 1 2 3 जोड़ेंगे तो ये भी 3, 3 से 3 कट जाएगा तो ये आ जाएगा c बराबर 1। तो ये इन तीनों का परिणामी वेक्टर है, ये इन तीनों का परिणामी वेक्टर है, जिसको हमने सीधा रख दिया और आंसर आ गया। तो इसके बाद आइए चलिए प्रश्न नंबर 2 कह रहे हैं, प्रश्न नंबर 2 कर लेते हैं। कह रहा ये क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। लिखा है समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश, लिखा है समान परिमाण, मतलब यदि दिए गए सदिश का परिमाण ज्ञात किया जाए। समान परिमाण का मतलब हो गया यदि दिए गए सदिश का परिमाण ज्ञात किया जाए
तो उनका परिमाण समान आना चाहिए, लेकिन दिशाएं भिन्न हो सकती हैं, दिशाएं भिन्न हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए, माना जो एक सदिश हमारा है, वो सदिश जो है वो सदिश ए बराबर, एक सदिश हो गया सदिश ए बराबर आई कैप प्लस 2j प्लस के कैप। एक सदिश हमारा हो गया ए बराबर आई कैप प्लस 2j प्लस के कैप हो गया। दूसरा सदिश बी बराबर हो गया, बी बराबर हो गया 2i प्लस जे कैप प्लस के कैप। इनका जो परिमाण है वो समान है, इन दोनों का परिमाण जो है, कह रहा है कि दोनों का परिमाण समान हो। अब परिमाण समान है लेकिन दिशाएं भिन्न हो सकती हैं, परिमाण समान है परंतु दिशाएं कैसी होंगी, भिन्न हो सकती हैं, और दिशाएं समान भी हो सकती हैं। तो हमें कह रहा है कि दो हमें सदिश लिखने हैं, उन सदिश का जो परिमाण हो वो समान हो, दिशाएं भले ही भिन्न है। इनका परिमाण निकालते हैं। इनका जब परिमाण निकालेंगे तो वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बराबर हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। तो वेक्टर ए बराबर यानी परिणामी वेक्टर ए बराबर हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग 2 का वर्ग और 1 का वर्ग। तो 1 का वर्ग 1 धन 2 का वर्ग और धन 1 का वर्ग, इसे हम हल करेंगे तो 1 4 1, तो ये रूट में आ जाएगा 1 धन 2 का वर्ग होता है 4 और धन 1, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 4 और 2 6। इसका जो परिणामी आ गया वो 6 आ गया। अब इसका जो परिणामी आएगा, परिणामी b, जब b का परिणामी निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग बराबर परिणामी आएगा, परिणामी जो आएगा वो आएगा 2 दूना 4 धन 1 बराबर ये आ गया रूट का 6। तो हमें ये दिख रहा है कि परिणामी वेक्टर ए बराबर परिणामी वेक्टर बी, इन दोनों के परिमाण आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, लेकिन दिशाएं भिन्न हो सकती हैं। ये क्वेश्चन 2 हमारा था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है समान दिशा वाले 2 विभिन्न सदिश लिखिए। ये प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। समान दिशा वाले 2 विभिन्न सदिश हमें बताना है। मतलब यह है कि उनकी दिशाएं समान होंगी। हमें 2 समान दिशा वाले 2 विभिन्न सदिश बताने हैं। तो अगर समान दिशा वाले 2 विभिन्न सदिश बताने हैं तो यहाँ पे हम करेंगे ये कि माना जो हमारा पहला सदिश होगा, अब ये दिशा समान, इसके पहले वाले सवाल में कह रहा था कि परिमाण समान, इसके पहले वाले सवाल में परिमाण समान कहा था, इसमें दिशा समान कह रहा है। दिशाएं कब समान होंगी, जैसे मान लीजिए एक ये यहाँ जा रहा है और ये यहाँ जा रहा है, इनकी दिशाएं समान तब होंगी जब ये एक ही दिशा में जाएंगे। और जब ये एक दिशा में जाएंगे तो जो द्विक कोसाइन होता है, जब एक ही दिशा में जाएंगे इनका जो द्विक कोसाइन होता है वो जब आपस में बराबर होगा, यानी इनके कोण जब आपस में बराबर होंगे तब ये समान दिशा में जाएंगे, क्योंकि ये वाला कोण, इनके बीच का कोण जो है वो बराबर है, या इनके बीच जो कोण बन रहा है वो 0 अंश का बन रहा है। तो समान दिशा वाले, इनकी दिशाएं समान कब होंगी, इनकी दिशाएं समान तब होंगी जब ये होगा, दिशाएं समान तब होंगी, समान दिशा कब होगी, तो समान दिशा के लिए
समान दिशा के लिए, समान दिशा के लिए, समान दिशा के लिए L बराबर M बराबर N होना चाहिए। L M N को द्विकोसाइन कहते हैं। L M N आपस में बराबर होने चाहिए और L M N यानी पहले वाले का L M N और दूसरे वाले का L M N, मतलब हमारे पास दो समीकरण होगा जो दोनों के L M N होने चाहिए, वो आपस में बराबर होने चाहिए। तो माना कि वेक्टर A बराबर लिख लिया I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, एक समीकरण ये हो गया। दूसरा समीकरण लिख लिया B बराबर लिख लिया 2I कैप प्लस 2J कैप प्लस 2K कैप। इन दोनों की दिशाएं समान है, इन दोनों की दिशाएं समान है। दिशाएं समान कब होंगी? जब L बराबर M बराबर N होगा, या इसका L और इसका L, इसके लिए L1 बराबर L2 लिख लेते हैं। इनका द्विकोसाइन निकालते हैं। इनका क्या निकालते हैं? द्विकोसाइन। आपको द्विकोसाइन के लिए लिखाया गया कि द्विकोसाइन L बराबर, द्विकोसाइन L बराबर, द्विकोसाइन L बराबर निकालना हो, अगर A के लिए निकालना हो तो हम लिखते हैं A के लिए निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ जो इनका गुणांक रहता है इसको लिखते हैं। तो जब इसके गुणांक को लिखेंगे तो इसका गुणांक कितना है? 1 है। अब गुणांक लिखेंगे तो पहले L निकालने के लिए हम निकालेंगे परिणामी A का मान। किसका मान निकालेंगे? परिणामी A का मान। जब हम परिणामी A का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा रूट में 1 1 1, तो 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग बराबर रूट का 3 आ जाएगा। अब ये निकाल लिया, परिणामी मान निकल गया। अब L बराबर होता है यहाँ जो मान होते हैं, यानी अगर यहाँ इनकी तुलना किसी से कर दी जाए तो यहाँ इसका जो गुणांक है वो 1 है, तो ये आ जाएगा 1 बटे रूट का 3 L, क्योंकि L बराबर अभी आपको फार्मूला लिखवाया गया था कि L बराबर होता है A बटे वेक्टर A, A1 बटे वेक्टर A। तो A1 का मान यहाँ 1 है, तो L बराबर 1 बटे रूट का 3 आ गया। अब M बराबर आपको लिखवाया गया था A2 बटे परिणामी वेक्टर B, तो यहाँ लिखेंगे M बराबर, किसके बराबर? M बराबर कितना होगा? M बराबर यहाँ भी 1 है, तो 1 बटे रूट का 3, और फिर N बराबर आपको लिखवाया गया है A3 बटे परिणामी वेक्टर A। तो A3 बटे परिणामी वेक्टर A निकालेंगे तो यहाँ 1 है, तो ये 1 बटे रूट का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये तो L M N के मान निकल गए, किसके लिए? A के लिए। L M N के मान निकले किसके लिए? A के लिए। अब यदि हम B का मान निकालें तो जब हम परिणामी वेक्टर B निकालेंगे, परिणामी वेक्टर B निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये 2 2 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? ये 4 प्लस 4 होगा इज इक्वल टू होगा, ये 4 4 8 8 और 4 12। इस 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 3, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 रूट का 3। तो अभी वेक्टर B का परिणामी मान जो आ गया वो आ गया 2 रूट का 3। अब इनका भी LMN निकालते हैं, इनका भी LMN निकालते हैं। तो इस L के लिए क्या होगा? इस L के लिए होगा L बराबर हम जानते हैं, ये अगर B है, अगर ये B है तो हम लिखेंगे B1 का मान ये 2 है, 2 बटे 2 रूट का 3, इसी फार्मूले से। जहां जब ये तो A के लिए था, ये किसके लिए था? A के लिए था। अब यदि B के लिए निकाला है तो L बराबर ये B1 बटे परिणामी वेक्टर B, M के लिए B2 बटे परिणामी वेक्टर B, और N के लिए B3 बटे परिणामी वेक्टर B3, ये हो जाएगा। तो यहां से L बराबर ये 2 से 2 कट गया, आ गया 1 बटे रूट का 3, ये L का मान हो गया। M निकालते हैं, जब M निकालेंगे तो कितना होगा? M बराबर भी होगा B2 का मान 2 और
ये रूट में भी, तो ये 2√3, 2 से 2 कट गया, m बराबर भी कितना आ गया 1/√3, और n बराबर जब लिखेंगे तो ये भी 2/2√3 होगा, ये से ये कट गया, हमारे पास आ गया 1/√3। तो यहाँ एक बात स्पष्ट दिखाई दे रही है कि इन दोनों समीकरणों में L, M और N, L के बराबर है, M के बराबर है और N के बराबर है, यानी L बराबर M बराबर N है। इसीलिए यह एक ऐसा समीकरण है जिनकी दिशाएं तो समान है, परंतु परिणाम भिन्न है, क्योंकि परिमाण के बारे में कुछ नहीं कहा। दिशाएं तो समान है परंतु परिमाण भिन्न है। एक का जो परिमाण है वो है 2 करड़ी में 3, एक का परिणाम यानी b का जो परिमाण है वो 2 करड़ी में 3 है, और a का जो परिमाण है वो करड़ी में 3। तो दिशाएं तो समान है परंतु परिमाण में ये भिन्न है। चलिए सवाल नंबर ये हो गया 3। अब वो चौथा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है, x और y के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश, ये एक सदिश लिखा हुआ है 2i प्लस, ये मान लेते हैं सदिश a बराबर 2i प्लस 3j लिखा है, और एक सदिश b बराबर लिखा है xi प्लस yj। ये बड़ा छोटा सा प्यारा सा सवाल है। यहाँ कह रहा है कि सदिश a और b यदि समान हो, सदिश a और b यदि कैसे हो, समान हो, तो हम जानते हैं सदिश a इक्वल सदिश b होगा तो क्या होगा। सदिश a इक्वल अगर सदिश b है तो यहाँ लिख सकते हैं हम 2i प्लस 3j इज इक्वल टू xi प्लस yj। यदि ये समान होते हैं तो i का गुणांक i के साथ और j का गुणांक j के साथ, i का i के साथ और j का j के साथ, तो यहाँ लिख लेंगे x बराबर ये 2 हो जाएगा और ये y बराबर 3 हो जाएगा। तो x और y के मान क्रमशः 2 और 3 प्राप्त हो जाएंगे। आइए सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 4 हो गया ये। सवाल नंबर 5 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, यदि एक सदिश के प्रारंभिक बिंदु मान लेते हैं कि ये बिंदु 1 है, a बराबर लिखा हुआ है 2,1, a बराबर लिखा हुआ 2,1, और अंतिम बिंदु मान लेते हैं कि ये बिंदु b है। ये बिंदु b अगर है तो ये हो गया -5,7। अब कह रहा है कि इन सदिश के अदिश एवं सदिश घटक बताइए। तो हमें इनके अदिश और सदिश घटक बताने हैं। अदिश और सदिश, अदिश घटक और सदिश घटक हमें बताना है। तो अदिश और सदिश घटक कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो हम इसका सदिश समीकरण बनाए, मतलब सदिश बनाए। इसका सदिश बिंदु a का सदिश बनाएंगे तो वेक्टर a बराबर हो जाएगा 2i प्लस j, क्योंकि ये जो होता है वो i का होता है, x की वैल्यू i होती है, और y जो होता है वो j का मान होता है। और यहाँ वेक्टर b बराबर बन जाएगा -5i और प्लस 7j बन गया। अब इनका अदिश घटक एवं सदिश घटक बताना है। इसको अगर हम ऐसे बना लें, यहां से बना लें थोड़ा सा ऐसे करके, तो ये बिंदु 2,1 यहाँ कहीं दिखाई दे रहा है, 2,1 यहाँ होगा, और -5,7, तो -5,7 जो होगा वो यहाँ होगा। ये ऐसे है, ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ प्रारंभ, यहाँ से ये चलना शुरू करा और अंतिम बिंदु ये इधर से इधर आ रहा है।
अब यदि हम इसको मूल बिंदु से मिला दें, मूल बिंदु से मिलाया, तो जब मूल बिंदु से मिला तो ये इधर गया और ये इधर गया, ये O हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया, ये O, ये A और ये B। तो जब हम इनका मान निकालेंगे, जब हम इनका मान निकालेंगे, AB ज्ञात करना है। जब AB लिखेंगे तो अभी इसके पहले अभी आपको बताया गया है कि जब AB लिखेंगे तो परिणामी वेक्टर B माइनस परिणामी A, ऐसा होता है, मान रख लीजिए। तो यहाँ जब AB लिखेंगे तो हमारे पास आएगा AB, B है -5I प्लस 7J, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ A का मान है 2I प्लस का J, तो यहाँ लिखेंगे AB बराबर -5I प्लस 7J माइनस 2I माइनस J। अब AB जो लिखेंगे वो होगा AB बराबर, ये माइनस है, ये भी माइनस है, 5 और 2 7, यानी -7I और ये घट जाएगा, 7 में से 1 जाएगा, प्लस का 6J। अब इनका जो अदिश होगा, जो अदिश घटक होगा वो 7 और 6 होगा, जो अदिश घटक होगा वो -7 और 6 होगा, क्योंकि x जो होता है, x का मान जो होता है, I x की वैल्यू होती है तो -7 हो गया, और j y का मान होता है तो -6 हो गया। और जो इनका सदिश घटक होगा, जो इनका सदिश घटक होगा, सदिश घटक -7I प्लस 6J होगा। तो अदिश घटक, अदिश का मतलब एक संख्यात्मक मान, अदिश का मतलब एक संख्यात्मक मान जिसमें कोई दिशा नहीं होती है, इसलिए -7, 6 हो गया। और सदिश का मतलब जिसमें दिशा भी होती है, तो -7I प्लस 6J हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, कह रहा है कि A बराबर, वेक्टर A बराबर लिखा हुआ I माइनस 2J प्लस के, I माइनस 2J प्लस के, ये A हो गया। B बराबर, B बराबर लिखा है -2I प्लस 4J और ये प्लस का 5K। और C बराबर लिखा हुआ है, C बराबर लिखा हुआ है I माइनस 6J और माइनस 7K। ठीक है। A बराबर लिखा हुआ है I माइनस 2J प्लस के, I माइनस 2J प्लस के। B बराबर लिखा हुआ -2J प्लस 4K प्लस 5K, -2I प्लस 4J प्लस 5K। C बराबर लिखा हुआ है I माइनस 6J माइनस 7K का योगफल ज्ञात कीजिए। अब इनका योगफल ज्ञात करना है। योगफल का मतलब है कि हम जानते हैं कि A प्लस B और प्लस C हमें ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? A प्लस B प्लस C। तो A प्लस B प्लस C हमें ज्ञात करना है, इसीलिए हम लिख देते हैं कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज इक्वल टू A के मान I माइनस 2J प्लस K प्लस -2I प्लस 4J और प्लस 5K, ये यहाँ लगा देते हैं। प्लस C का मान लिख लेते हैं I माइनस 6J माइनस 7K।
इसे लिख लेते हैं वेक्टर I माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ये प्लस और माइनस माइनस होगा तो 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप हो जाएगा, प्लस i कैप माइनस 6j कैप माइनस 7k कैप। अब यहाँ देख लीजिए, एक i यहाँ है, i यहाँ है, i यहाँ है, तो एक और एक 2 हो गया और ये माइनस 2 हो गया, तो प्लस प्लस से खत्म हो गया, तो यहाँ आएगा 0i कैप, 0i कैप। जे 2j है, 4j है और 6j है, तो ये 2 और ये 6, माइनस भी है माइनस है, तो 6 और 2 ये हो गया 8, 8 में से 4 जाएगा तो माइनस 4j बचेगा, माइनस 4j बचेगा, क्योंकि ये 6 है और ये माइनस 2 है, तो 6 और 2 8 हो गया, 8 में से ये 4 जाएगा, 4j बच जाएगा। ये k है और ये k है, तो 5 और 1 6k, 6k में से 7k जाएगा तो माइनस का k बचेगा। इसको आप लिख सकते हैं माइनस 4j और माइनस का k, ये आ जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, ये आ गया माइनस 4j प्लस k। जे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वेक्टर a बराबर सदिश a बराबर i प्लस जे प्लस 2k, i प्लस जे प्लस 2k के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इस दिशा में एक अनुदिश वेक्टर ज्ञात करना है, इस दिशा में हमें एक अनुदिश वेक्टर, मात्रक अनुदिश वेक्टर ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं वेक्टर a कैप बराबर होता है a बटे परिणामी वेक्टर a, ये मात्रक वेक्टर होता है या मात्रक सदिश होता है, ये मात्रक सदिश होता है। तो मात्रक सदिश होता है, तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं परिणामी वेक्टर a। जब वेक्टर a निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग और ये आ जाएगा धन 2 का वर्ग, तो ये आ जाएगा a बराबर, यहाँ आ जाएगा 1 धन 1 धन 4, ये आ जाएगा 4 5 और 6, ये आ गया 6। तो ये वेक्टर a का जो मान आ गया वो आ गया रूट का 6। अब मात्रक सदिश इनका अनुदिश ज्ञात करना है, तो मात्रक सदिश ये होगा ये बराबर, यहां लिख लेंगे i प्लस जे प्लस 2k बटे रूट का 6। इसे हम और लिख सकते हैं, क्या और लिख सकते हैं i बटे रूट का 6 प्लस जे बटे रूट का 6 प्लस 2k बटे रूट का 6, 2k बटे रूट का 6। इसको हम इससे काट भी सकते हैं और नहीं भी वैसे ही छोड़ दें, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। अगर हम काटें तो इसे काट भी सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि PQ के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ये PQ दे रखा है, PQ के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां बिंदु
बिंदु जो P का मान है वो दे रखा है, P का जो मान है वो दे रखा है, P का मान दे रखा है 1 2 3, 1 2 3 दे रखा है, और Q का मान दे रखा है, Q का मान दे रखा है 4 5 6, 4 5 और 6। तो P बराबर 1 2 3 और Q का मान 4 5 6। तो इसके लिए हम वेक्टर P बराबर, ये हमारे निर्देशांक है तो ये I प्लस 2j और प्लस 3k ये हो जाएगा। और यहां जब लिखेंगे Q बराबर, तो Q बराबर कितना हो जाएगा 4i प्लस 5j और प्लस 6k, ये बन जाएगा। अब हमसे इनका कह रहा है कि आप इनके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो जब PQ है तो हम जब PQ का मान निकालेंगे तो यहां लिखेंगे Q माइनस P, Q माइनस P। अभी Q माइनस P क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया है। तो PQ बराबर कोण Q कितना है 4i प्लस 5j प्लस 6k, माइनस लगा दिया, ये छोटा सा कोष्टक लगा दिया, i प्लस 2j प्लस 3k, इसको हल कर लिया, 4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस i माइनस 2j माइनस 3k, हल कर लिया। 4 है और 1 है तो यहाँ 3i बचेगा, यहाँ प्लस 5 है और 2 है तो 3j बचेगा, यहाँ प्लस 6 आ जाएगा तो 6 में से 3 जाएगा तो 3k बचेगा। अब PQ का परिमाण ज्ञात कर लेते हैं, PQ का परिमाण। तो परिमाण जब PQ का ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 9 प्लस 9 प्लस 9 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 27, ये आ जाएगा 3 रूट का 3। तो ये जो PQ का माना गया वो आ गया 3 रूट का 3। अब परिणामी वेक्टर ज्ञात करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए होगा PQ कैप बराबर ये होता है PQ बटे परिणामी PQ, PQ बटे परिणामी PQ। तो PQ का मान कितना है, ये है PQ, ये है PQ, तो ये आ जाएगा 3i प्लस 3j प्लस 3k बटे हो जाएगा 3 रूट का 3, अलग अलग कर देते हैं इनको, तो 3i बटे 3 रूट का 3 प्लस 3j बटे 3 रूट का 3 प्लस 3k बटे 3 रूट का 3। 3 से 3 कट गया, ये 3 से ये 3, ये 3 से ये 3, हमारे पास आ गया i कैप बटे रूट का 3 प्लस j कैप बटे रूट का 3 प्लस k कैप बटे रूट का 3। ये हमारा एक मात्रक सदिश मिल गया। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक ऐसे मात्रक सदिश हमें ज्ञात करना है, एक ऐसे मात्रक वेक्टर हमें ज्ञात करना है। कह रहा है कि दिए हुए सदिशों, क्वेश्चन नंबर 9, ए बराबर लिखा हुआ है 2i माइनस j प्लस 2k,
2i माइनस जे प्लस का 2k, और b बराबर दे रखा है, b बराबर दिया है माइनस आई प्लस जे और माइनस का के लिए सदिश a प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना मतलब हमें दे रखा है वेक्टर a प्लस वेक्टर b के अनुदिश, वेक्टर a प्लस वेक्टर b के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करने हैं। तो पहले a प्लस बी का मान निकाल लेते हैं। जब a प्लस बी का मान निकालेंगे तो 2i माइनस जे प्लस 2k, ये प्लस है, बीच में प्लस लगा दिया, यहाँ माइनस आई प्लस जे और माइनस का के, तो ये आ गया 2i माइनस जे प्लस 2k। यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस होगा, प्लस और माइनस, ये माइनस आई प्लस जे माइनस के होगा। यहाँ से आप लिख सकते हो ये 2i है और ये i है, घटेगा तो सिर्फ i बचेगा, ये j है और j है तो फिर j बचा नहीं, 0j हो गया, और यहाँ 2k है और यहाँ k है तो प्लस का k होगा। अब j निकल गया a प्लस b का मान, ये प्लस b हो गया। अब यहाँ से निकाल लेते हैं वेक्टर a प्लस वेक्टर b का परिमाण। जब परिमाण निकालेंगे तो यहाँ से क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का और ये 1 का, तो ये आ जाएगा रूट का 2। हम जानते हैं कि यदि a वेक्टर a प्लस, हम यदि a प्लस b ज्ञात करें, जब a प्लस b का परिणामी सदिश ज्ञात करेंगे तो a प्लस b हो जाएगा। यहाँ होता है वेक्टर a प्लस वेक्टर b, वेक्टर a प्लस वेक्टर b बटे परिणामी वेक्टर a प्लस वेक्टर b। मान रख लेते हैं, a प्लस b का मान आ गया i प्लस 0j प्लस k बटे आ गया रूट का 2। इसे हल कर लेते हैं, यहाँ आएगा तो i बटे रूट का 2 प्लस 0j बटे रूट का 2 प्लस के कैप बटे रूट का 2। ये खत्म हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे i बटे रूट का 2 प्लस के कैप बटे रूट का 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा i बटे रूट का 2 प्लस के कैप बटे रूट का 2। ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10